सभी विद्यार्थियों को इम्प्रेसिव मैथ मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका नाम है एसएससी एमटीएस एवं हवलदार। ये 2024 का ये वैकेंसी है। इसमें दो पद है, एक एमटीएस है, एक हवलदार है। और ये जो पद है ये नॉन टेक्निकल है, ठीक है ना। तो इस पद के लिए, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका उम्र कितना होना चाहिए, इसका एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का एग्जामिनेशन होगा, कितने चरण में इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ का इसमें ज़रूरत होगा, ये सारी चीज़ को आज हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया वैकेंसी जो है, ये कौन सी स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात देखना है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि उनके पास इसके लिए योग्यता होगा तब तो अप्लाई कर पाएंगे। तो उनकी योग्यता क्या है, तो योग्यता मिनिमम जो है ना, ये उनका 10वां पास होना बहुत ज़रूरी है। क्या खोज रहा है इसमें कि उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आयु पूछा जाए कि उस स्टूडेंट के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो कम से कम क्या है, 18 वर्ष की आयु वह पूरा कर चुका हो, ठीक है। और अधिकतम कितना है, तो 25 वर्ष। देखा जाए यहाँ पर जो एमटीएस के लिए है, तो एमटीएस के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। और हवलदार के लिए अधिक से अधिक कितना है, तो 27 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो है आयु में कुछ यहाँ पर छूट भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन भी है। तो किन लोगों को आयु में छूट दिया गया है, हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे तो सोच रहे हो कि मेरा तो जो उम्र है वो 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, तो वह किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे कैटेगरी होते हैं जिनको आयु में छूट दी जाती है। तो कौन कौन से, जो विद्यार्थी ओबीसी में हैं या ईबीसी में हैं, तो उनके लिए 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। जैसे मान लिया जाए कि एक विद्यार्थी है जिनका उम्र जो है यहाँ पर 26 वर्ष हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी का है, तो यहाँ तो 25 खोज रहा था ना, तब 25 और प्लस 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 28 वर्ष। तो वह विद्यार्थी अभी भी जो है वह योग्य है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यानी 25 और 3 28 वर्ष उनके लिए चाहिए। उसी तरह से जो SC ST है, ठीक है ना, यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जो SC और ST कैटेगरी में आ रहा है और MTS का वो अप्लाई करना चाहता है, लेकिन उनका उम्र जो है 27 वर्ष हो चुका है, तो 27 वर्ष हो चुका है, तो उनके लिए क्या ये अप्लीकेबल है, वो भर सकता है। क्योंकि 25 वर्ष तो ऐसे निर्धारित है अधिकतम आयु, लेकिन 5 वर्ष जो है से और उम्र में छूट दिया गया, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 वर्ष। लेकिन अभी उनका 28 वर्ष हो रहा है, तो वे विद्यार्थी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया कि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो है एमटीएस के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। लेकिन जो अगर इस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी ईबीसी में आते हैं, तो 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, और यदि SC ST में तो 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आवेदन की तिथि, ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा कब इसको माने हम भर सकते हैं, शुरू कब से हो रहा है। तो ये इसका जो शुरुआत है फॉर्म अप्लाई करने का, तो कितना है, 7/5/2024, यानी 7 मई से आपका ये फॉर्म भरना शुरू किया गया है। इसके बाद इसकी अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि जो है से 6 जून 2024 तक इसको लास्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है कि कब शुरू हो रहा है इसको फॉर्म अप्लाई करने का, तो 7 मई से शुरू हो रहा है और लास्ट कब हो रहा है, तो 6 जून को ये लास्ट हो रहा है। 6 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि इस फॉर्म में कुछ सुधार किया जाएगा, जैसे एप्लीकेशन करेक्शन के लिए कुछ डेट दिया जाता है, तो एप्लीकेशन करेक्शन के लिए जो है वो 9 से 10 जून तक जो है ना इसका समय दिया गया है। इसके बाद आता है कि आवेदन को भरने के लिए क्या कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है, तो कुछ शुल्क लगेगा। जैसे जनरल में ओबीसी ईबीसी और जो EWS के कैंडिडेट हैं, तो उनको क्या लगेगा, 100 रुपये का इसमें आवेदन शुल्क लगेगा। इसके बाद जो है कि SC ST या कोई महिला है, ठीक है ना, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या है कि 0 यानी कुछ भी इसमें शुल्क नहीं लगेगा। फिर से समझ लिया जाए कि आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, तो किन लोगों के लिए, जो सामान्य कैंडिडेट है, ठीक है ना, सामान्य वर्ग में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं या EWS में आते हैं, तो उनके लिए क्या है कि 100 रुपये का शुल्क लगेगा। और जो SC ST या महिला के कैंडिडेट हैं, तो क्या है कि वह उनको एक भी पैसा इसमें नहीं लगने वाला है।
अब इसके बाद आता है चयन प्रक्रिया, यानी जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर आधारित इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑफलाइन नहीं होगा कि OMR पर इसमें को भरना है, ऐसा नहीं, ये CBT एग्ज़ाम है, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर पर यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद है क्या कि फिजिकल, पहला बात क्या हो गया कि इसमें CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद जो है इसमें दूसरा जो है फिजिकल किनको लिया जाएगा, तो फिजिकल केवल हवलदार पद के लिए लिया जाएगा, ये याद रखना है। MTS के लिए कोई फिजिकल नहीं है। वो भी जो है ना हवलदार पद के लिए जो फिजिकल है वो मात्र नॉर्मल होता है, ठीक है, कोई हार्ड फिजिकल नहीं है। इसके बाद तीसरा बात जो है, पहला हो गया एग्ज़ाम, दूसरा हो गया फिजिकल जो हवलदार के लिए, MTS के लिए नहीं है। तीसरा जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कागजात को आपको जांच करने के लिए बुलाया जाएगा, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसको जांच करने के लिए फिर बुलाया जाएगा। उसके बाद चौथी प्रक्रिया जो है ये है आपका क्या, मेडिकल, ठीक है ना, मेडिकल टेस्ट होगा। अब इसके बाद आता है कि परीक्षा जो है ना, परीक्षा प्रक्रिया, तो परीक्षा जो होगा तो इसको कितने सेक्शन में लिया, तो 2 सेशन में लिया जाएगा। परीक्षा एक ही दिन रहेगा लेकिन उसको सेशन में बांट दिया जाएगा। तो ध्यान से समझना है पहले कि परीक्षा जो प्रक्रिया है 2 सेशन में लिया जाएगा। कितने समय का रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसको पहले अच्छा से समझा जाए। तो सेशन फर्स्ट में जो है ना केवल पासिंग मार्क्स होगा। आपको क्या करना है, सेशन 1 में आपको पास होना है, केवल क्वालिफाई करना है। जैसे जनरल के लिए कितना लाना पड़ेगा, जो सामान्य कैंडिडेट हैं, सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 30% लाना पड़ेगा, यानी 100 में 30 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। BC कैटेगरी को 25% लाना पड़ेगा और जो SC ST है उनको 20% लाना पड़ेगा। ये हो गया पासिंग मार्क्स, ठीक है ना, किसमें, सेशन 1 में। यहाँ पर देखना है कि सेशन 1 में जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, कितना क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स का होगा, नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखा जाए कौन कौन विषय से एग्जाम होगा। सेशन 1 में जो होगा वो विषय क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है ना। तो 20 प्रश्न रीजनिंग रहेगा, लेकिन अंक कितना रहेगा, तो एक क्वेश्चन जो रहेगा ना वो 3 नंबर का रहेगा। रीजनिंग जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 20 दिया कितना हो गया 60, यानी रीजनिंग 60 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 20 रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ भी जो है मैथ 20 प्रश्न रहेगा और हर एक प्रश्न जो है सो 3-3 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 60 नंबर का हो गया। ये जो है 20-20-40 क्वेश्चन को हमको बनाना है 45 मिनट में, ठीक है ना। सेशन 1 के लिए क्या इसमें कोई नेगेटिव रहेगा, तो कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। यही ध्यान रखना है कि सेशन 1 में नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन पास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सेशन 1 में आप पास नहीं होंगे तब तक सेशन 2 में आपका कोई मतलब नहीं है। सेशन 1 को आपको पास करना पड़ेगा। फिर से समझ लिया जाए कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 30% लाना है, BC हैं तो 25% लाना है, SC ST हैं तो आपको 20% लाना है, ठीक है। सेशन 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन विषय से रहेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन विषय से रहेगा, तो इसमें देखा जाए GK और करंट अफेयर। तो GK करंट अफेयर मिला करके आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें जो है ना इसमें 3-3 नंबर का ये भी रहेगा। तो 25 दिए कितना हो गया, 75 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन 25 ही है, लेकिन एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो कितने अंक का है, तो 3 अंक का है। तो 25 दिया 75 हो गया। इसके बाद आता है कि इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर का रहेगा, यानी 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी यानी 25 और 25 कितना हो गया, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन जो है ना ये 45 मिनट का रहेगा, लेकिन इसमें जो है इसमें नेगेटिव रहेगा, ये 1/3 रहेगा, ठीक है। अब यही इसको समझना है, जो सिलेक्शन का जो होगा ना वो इसी सेशन 2 के आधारित पर होगा, आपका मेरिट इसी पर बनेगा, ठीक है ना। ये तो केवल आपको पास होना है, सेशन 1 में केवल आपको पास होना है, लेकिन सेशन 2 में क्या करना पड़ेगा, आपको मेरिट इसी पर बनाना होगा, इसी में सबसे ज़्यादा नंबर आपको लाना होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेशन 1 में ठीक है हम मुझसे कम बना, लेकिन सेशन 2 में जो है हम अधिक से अधिक बनाएंगे। तो जब तक इसमें पास नहीं ना करेंगे तब तक जो है ना ये आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो इस चलते इसको पास होना ज़रूरी है और इसमें आपको अच्छा मार्क्स भी लाना ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जामिनेशन जो है इसका कुछ डेट निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है आवेदन की तिथि शुरू हो गया, आवेदन भर दिए, मई में हमने आवेदन कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा
उसी के हिसाब से हम पढ़ाई भी शुरू करेंगे, तैयारी भी करेंगे। तो एग्जामिनेशन डेट जो है ना, ये इसका संभावित डेट है कि अगस्त सितंबर के बीच में जो है इसका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो MTS जो है ना, इसका जो हम अप्लाई करेंगे तो इसमें पेमेंट क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को मन में चलता है कि जिस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आखिर हमको उसमें मिलेगा कितना, है कि नहीं। तो कम से कम आपको जो शुरुआती में है ना, शुरुआती में कितना मिलेगा, कम से कम 28,000 से ज़रूर शुरू हो सकता है। ठीक है। तो ये था SSC MTS और हवलदार की भर्ती के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश कि कौन कौन विद्यार्थी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहा, आपके लिए मददगार रहा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और भाई लोगों को इससे मदद मिल सके और जानकारी मिलने के उपरांत जो है तत्काल वह एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकें और इसकी तैयारी में वो लग जाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी सरकारी नौकरी की जो वैकेंसी आती है उसका अपडेट हम तुरंत आपको दे सकें। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।